राजा, किसान और नगर। दोस्तों, इस चैप्टर का जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी है, यानी कि 1200 वर्ष, टोटल 1200 वर्ष का जो भारतीय इतिहास है ना, जिसमें हम भारतीय इतिहास का जो राजनीतिक विषय है और जो आर्थिक विषय है उसको हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा था, और हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व था। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर, ये जो बीच में इतना सारा जो गैप आ गया, उसमें क्या भारतीय इतिहास में कुछ हुआ ही नहीं? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जो लगभग हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से पहले भारतीय इतिहास में एक वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है, जिसको हम वैदिक काल भी कहते हैं। अब वैदिक काल का जो समय काल है वो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये वैदिक काल का समय काल है, वैदिक सभ्यता का समय काल है, ठीक है। अब वैदिक काल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल के बारे में, इस समय काल के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है ना, वो वेद है, यानी कि वेदों से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये वेद क्या है भाई? हिंदू धर्म के ग्रंथ बोल सकते हैं आप इसको, वेद को, ठीक है। और कुल मिला के 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद है, और इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है। वैसे आपके 12th क्लास के सिलेबस में वैदिक काल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, 12th क्लास में तो चल जाएगा। लेकिन कॉलेज वगैरह में आप वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली आपको वैदिक काल का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपने इस चैप्टर का टॉपिक की। दोस्तों, इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक दिया गया है प्रिंसिप और पियदसी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप की बात करने वाले हैं कि ये जेम्स प्रिंसेप थे कौन। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और इन्होंने क्या किया था, 1830 के दशक में भारत के 2 लिपि जो प्राचीनतम लिपि थी, जिसमें ब्राही और खरोष्टी लिपि प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, इन दोनों ही लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे भारतीय इतिहास को जानने में क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली। देखिए, प्राचीन समय के जितने भी अभिलेख लिखे गए थे ना, वो सब ब्राही और खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए थे। अब बहुत सारे बच्चों को अभिलेख का मतलब नहीं पता होगा, अभी अभिलेख का मतलब भी आपको मैं समझाता हूँ, पहले आप इस टॉपिक को समझ लें। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में जब ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया, तो इससे क्या हुआ कि हम भारतीय इतिहास को बहुत ज़्यादा गहराई से समझ सकते थे। बहुत सारे अभिलेखों पे जो शब्द लिखे हुए थे, उनसे हम भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा सकते थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक पियदसी शब्द है। पियदसी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, पियदसी का मतलब है सुंदर मुख वाला व्यक्ति, ठीक है। पियदसी का मतलब क्या? सुंदर मुख वाला व्यक्ति। और ये जो शब्द है और राजा अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारे जब अशोक के काल के, क्योंकि सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो लिखवाए थे वो अशोक ने ही लिखवाए थे, अशोक ने ही अभिलेख लिखवाने की प्रक्रिया शुरू की थी, और बहुत सारे अभिलेखों पे हमें पियदसी जैसे शब्द मिले हैं, जिसका अर्थ होता है सुंदर मुख वाला व्यक्ति। और इसके अलावा एक देवना प्रिय भी शब्द मिला, देवना प्रिय, यानी कि जो देवताओं का प्रिय हो, ठीक है। तो ये 2 शब्द का मतलब आप जरूर याद रख ले। इसके अलावा हम बात करते हैं अब अभिलेख की। देखिए, अभिलेख होता क्या है? देखिए, अभिलेख है किसी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पे जो शब्द खोद के लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। अब अभिलेख की अगर हम बात करें तो भाई इसमें क्या होता है कि राजा महाराजा या जिस व्यक्ति ने अभिलेख बनवाया है ना, वो उसमें क्या करेगा, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा, या अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्थाओं के बारे में बताएगा, ठीक है। इसके अलावा प्राचीनतम अभिलेख ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। अब ये प्राकृत भाषा है क्या भाई? प्राकृत भाषा जनसाधारण की भाषा होती थी, जो आम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल उस समय करते थे, उसको हम प्राकृत भाषा बोलते हैं। इसके अलावा भी और दूसरे भाषाओं में भी अभिलेख लिखे गए थे, जैसे कि तमिल भाषा में बहुत सारे अभिलेख मिले हमें, पाली में भी मिले हैं, संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, ठीक है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो समय काल है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय काल है, वो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, इस काल को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, 600 ईसा पूर्व के काल में क्या हुआ, भारत में बहुत सारे नए नगरों का विकास होने लग गया, राज्यों का विकास होने लग गया, ठीक है। इसके अलावा इसी समय लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले 600 ईसा पूर्व से पहले भारत में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लोहे के बारे में जानकारी कम मिली थी लोगों को 600 ईसा पूर्व के आसपास ही। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के भी ढाले गए थे। सिक्के का प्रचलन जो था ना, वो 600 ईसा पूर्व के काल में ही भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। इससे पहले सिक्कों का प्रयोग लोग नहीं करते थे, सिक्कों के बारे में कोई खास साक्ष्य
हमें नहीं मिले। तो सिक्कों का विकास भी इसी समय काल में हुआ। इसके अलावा बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म के जो साहित्यिक ग्रंथ है उसकी रचना भी इसी समय काल में हुई थी। और जैन और बौद्ध धर्म का जो विकास है वो भी 600 ईसा पूर्व के समय काल में ही हुआ था। और इसके बारे में हम 4th चैप्टर में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले भी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें भाई इसी समय काल में क्या हुआ, 16 महाजनपदों का विकास हुआ। अब ये महाजनपद क्या होते हैं भाई, देखिए जैसे इस समय हमारा जो भारत है वो कुल मिला के 28 राज्यों में बटा हुआ है, उसी तरीके से क्या था 600 ईसा पूर्व के समय काल में जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जनपद का मतलब बता रखा है। जनपद, जन मतलब होता है भाई लोग, और पद मतलब यानी कि पैर। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोगों ने क्या किया, पैर रखा और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे। क्योंकि यार पुराने समय में ना बहुत सारे ऐसे इलाके होते थे जो जंगल है, खाली इलाके हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। अब वहाँ पे कोई समुदाय गया, अपने पैर रखे, वहाँ पे धीरे धीरे बस गए, घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे। जहाँ पे लोगों ने पैर रखा और रहना स्टार्ट कर दिया, बस गए वहाँ पे। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का जो विकास हुआ था ना वो 600 ईसा पूर्व के समय काल में हुआ था। अगर हम प्रमुख महाजनपदों की बात करें तो यहाँ पे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, इसमें से सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। मगध के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो इन सभी कारणों से क्या है 600 ईसा पूर्व के समय काल को हम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय काल मानते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं की। तो महाजनपद की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अधिकांश महाजनपद पे राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे गण और संघ नाम के जो प्रसिद्ध राज्य थे ना, इन राज्यों में क्या था, समूह का शासन होता था। ठीक है, और समूह में जितने भी लोग शामिल होते थे ना सभी को राजा कहा जाता था। तो पहला पॉइंट तो आप बता देंगे कि भाई अधिकांश महाजनपद पे राजा स्वयं शासन चलाते थे, लेकिन गण और संघ पे किसका शासन होता था, समूह का। और समूह में जितने भी व्यक्ति शामिल है वो सब क्या कहलाएंगे, एक तरीके से राजा कहलाएंगे। और महावीर, जैन और गौतम बुद्ध जो थे वो इन्हीं गणों से ही जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी खुद की एक राजधानी होती थी। अब राजधानी को क्या किया जाता था, चारों तरफ से किले द्वारा घेरा जाता था। इसकी किलेबंदी करने का मेन कारण ये था ना कि अगर कोई दूसरा राज्य है वो वहाँ पे आक्रमण कर देता है तो कम से कम राजधानी सुरक्षित रहे। पुराने समय में एक रूल था कि अगर किसी राज्य की राजधानी पे किसी ने कब्जा कर लिया तो पूरे साम्राज्य पे ही कब्जा माना जाता था। तो इस कारण राजधानी के रख रखाव के लिए विशेष प्रावधान किए जाते थे। इसके अलावा हम तीसरा पॉइंट बताएंगे कि भाई जो शासक होता था ना महाजनपद का वो क्षत्रिय वर्ग से ही हुआ करता था। ठीक है, मतलब एक क्षत्रिय वर्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई हमारा जो भारतीय समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजा बनने का अधिकार क्षत्रियों को ही होता था और ज़्यादातर महाजनपद के राजा क्षत्रिय कुल से ही हुआ करते थे। और राजा का काम क्या होता था, तो भाई राजा क्या करता था, लोगों की रक्षा करता था। इसके अलावा दूसरे राज्यों पे धन जुटाने के लिए दूसरे राज्यों पर क्या करता था, हमला भी करता था। किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूलने का भी काम करता था। तो ये सब राजा के काम माने जाते थे। आखिर में हम बताएंगे महाजनपद के लिए सेना का प्रबंध कैसे होता था। तो देखो सेना का प्रबंध तो जो था वो ज़्यादातर कृषक वर्ग से ही किया जाता था, मतलब कि जो किसान है उनको ही सेना में एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया था, अपना स्थायी सेना बना लिया था। स्थायी सेना यानी कि परमानेंट जो सिपाही होते थे वो भी स्थापित कर ली थी। और ज़्यादातर मतलब ये देखा गया है कि भाई युद्ध में किसानों को ही सिपाही के रूप में यूज कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी जिसमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुरुआती जो टॉपिक है उसको हमने समझ लिया है। बाकी अभी बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक इस चैप्टर के जो है वो आपको सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा, जैसे कि मगध का इतिहास है या फिर मौर्य वंश का इतिहास है, उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।